चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की बात शुरू करेंगे इस सेशन में। चैप्टर काफ़ी लेंदी है, सो इसलिए इम्पॉर्टेंट भी उतना ही ज़्यादा हो जाता है। इसी चैप्टर में आते टॉपिक्स का प्रीव्यू लें तो ये हैं वो सारे टॉपिक्स जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। सारे टॉपिक्स का एक थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लेते हैं क्विकली, ताकि हमें पता हो कि चैप्टर किस तरफ चलेगा। सबसे पहले टॉपिक में कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, जहाँ पे हम कई सारे न्यू वर्ड्स सीखते हैं। ये टॉपिक एग्जैक्टली आपको बुक में ऐसे नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये सारे वर्ड्स वो चाहेगा कि आपको पता हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर का बेस बनाता है ये टॉपिक। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है यूपैक रूल्स या फिर नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, जहाँ पे हम जानते हैं कि कार्बन के जो सारे कंपाउंड्स हैं उनकी नेमिंग किस तरह से करी जाती है। इसमें अलग अलग तरह के रूल्स फॉलो होते हैं और उन्हीं रूल्स को हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। ईजी टॉपिक है। इसके बाद अगेन नेक्स्ट टॉपिक आता है हाइड्रोकार्बन्स, कंपाउंड्स की एक छोटी कैटेगरी जो कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी बन जाती है, क्योंकि वो हमारी डेली लाइफ में फ्यूल्स के रूप में अलग अलग जगह पे इस्तेमाल होती है। इन्हीं हाइड्रोकार्बन्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, ये दोनों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे इस टॉपिक में। इसके बाद हम जानेंगे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में, किस तरह से पिछले टॉपिक में जो हाइड्रोकार्बन्स की बात करी हमने, उसी में एक छोटा सा बदलाव करने से उसमें कुछ ग्रुप्स ऐड हो जाते हैं जिनको कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप्स। उससे वहाँ पे नई क्वालिटीज आ जाती हैं उन्हीं कंपाउंड्स में। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे कि किसी कंपाउंड में एडहेसिव की क्वालिटी आ जाना, यानी कि उसको चिपकाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और भी यहाँ पे अलग अलग तरह के ग्रुप्स हैं जिनके अपने अपने यूजेस हैं, उनकी बात होती है इस टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक कैटिनेशन एंड होमोलोगस सीरीज। यहाँ पे हम कार्बन की एक बड़ी ही कमाल की प्रॉपर्टी कि वो हजारों तरह के कंपाउंड्स बनाने की काबिलियत क्यों रखता है, जबकि बाकी ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो ये सेम काबिलियत रखता हो। इसके बारे में पूरी डिटेल जानेंगे। बाकी जो टॉपिक्स आएंगे चैप्टर में उसका प्रीव्यू हम आगे चल के लेंगे। तो चलिए अब हम बात को शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन के साथ। इस टॉपिक में हम बहुत से अलग अलग वर्ड सीखेंगे। सबसे पहले ये ध्यान करें कि कंपाउंड का मीनिंग क्या होता है। इट इज एनी सब्सटेंस हुज रेशियो ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज ऑलवेज फिक्स्ड। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो जिन चीजों से बनता है उनका जो रेशियो है वो हमेशा सेम होता है। जैसे कि वाटर की बात करें तो वो बनता है H और O से, जिसके रेशियो क्या है 2:1। यही बात और कंपाउंड के एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं। NaCl एक कंपाउंड है जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स का रेशियो क्या है 1:1, एक एटम Na का और एक एटम Cl का। इसके बाद अगले दो वर्ड्स आते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड्स। कोई भी कंपाउंड होगा तो वो इन दो में से किसी एक कैटेगरी में फॉल करेगा। जहाँ पे कोवेलेंट कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जिसमें आते एटम्स के बीच में होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग। आपको ध्यान हो तो ये वो बॉन्डिंग थी जिसमें एटम्स में शेयरिंग होती थी इलेक्ट्रॉन्स की, जैसे कि H2O का एग्जाम्पल या फिर CO2 का एग्जाम्पल। H2O में H के पास अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो ऑक्सीजन के साथ उसी इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। वहीं पे एट द सेम टाइम ऑक्सीजन भी अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर करता था। बिल्कुल इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है CO2। ये भी एक कोवेलेंट कंपाउंड है क्योंकि इसके अंदर भी कोवेलेंट बॉन्डिंग ही होती है। दूसरी तरफ चलें तो आयनिक कंपाउंड्स कैसे हो गए, जिसके एटम्स के बीच में होती है आयनिक बॉन्डिंग। इसका ध्यान करो तो ये वो बॉन्डिंग थी जिसमें एटम्स में इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होते, वो ट्रांसफर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे NaCl को लें, सोडियम क्लोराइड, तो वहाँ पे सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना था 11, क्लोरीन का कितना था 17। तो वहाँ पे शेल्स को कंप्लीट करने के लिए सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे देता था क्लोरीन को, और इसके बाद Na+ और Cl- बन जाते थे, जिससे आयनिक बॉन्डिंग हो जाती थी। बिल्कुल यही चीज़ प्रेजेंट होती है सारे आयनिक कंपाउंड्स के अंदर। कुछ और एग्जाम्पल देखें तो वो हो जाता है CaSO4 या फिर MgSO4। ये हो जाती है कोवेलेंट कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड्स की बात कंप्लीट। इसके बाद अगले वर्ड्स पे चलें तो नेक्स्ट टू वर्ड्स आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनकी बात करें तो जैसे पिछली बार हमने किसी भी कंपाउंड को कौन सी दो कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में पुट किया था, या तो आयनिक कंपाउंड या फिर कोवेलेंट कंपाउंड। बिल्कुल उसी तरह से ये भी दो ऐसी कैटेगरीज हैं जिसमें हम उन्हीं कंपाउंड्स को पुट कर सकते हैं। बस यहाँ पे जो हम कंपाउंड को देख रहे हैं वो किसी और रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, और वो चीज़ ये है कि हम ये देख रहे हैं कि वो कंपाउंड बनता कौन से एलिमेंट से है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी एक ऐसा कंपाउंड है जो कि बनता है मेनली तो कार्बन एलिमेंट से, और फिर उसमें H, N और O यानी कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इनमें से कोई भी एलिमेंट हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे CH4 मीथेन, या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, या NO2 या H2O, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल है। इसके बाद दूसरी तरफ चले इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे, तो ये कौन से हो जाएंगे, ये कोई भी ऐसे एलिमेंट हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो प्रेजेंट हो सकता है, बट इनके अलावा कोई भी और एलिमेंट भी प्रेजेंट हो सकता है।
जैसे कि सल्फर हो गया या फिर एल्युमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इनमें से भी कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे जितने भी सॉल्ट हैं NaCl, K2SO4, ये सारे ही एग्जाम्पल्स हो जाते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। एट द सेम टाइम जितने भी बेसेस हैं CaOH होल ट्वाइस, Na2O, K2O या फिर कोई भी और बेस, ये भी सब एग्जाम्पल होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। तो अब तक हमने क्या सीख लिया? इस टॉपिक में आते 5 वर्ड्स हमने सीख लिए। कंपाउंड्स क्या होते हैं, फिर कोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं ये सीख लिया, और फिर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं ये भी सीख लिया। अब बात को आगे बढ़ाएं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर अगर हम फर्दर जाएं तो यहाँ पे एक छोटी सब कैटेगरी आती है जिसको कहा जाता है हाइड्रोकार्बन्स। अब सब कैटेगरी का मीनिंग क्या हुआ कि हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक छोटा हिस्सा है, विच मीन्स कि सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हाइड्रोकार्बन्स होते हैं? नहीं, बट इसका ऑपोजिट ट्रू है। सारे हाइड्रोकार्बन्स क्या कहलाए जाएंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके बाद हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन सोचें तो इसके नाम में ही पूरी डिटेल है। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कौन सी चीज़ों से बनते हैं? सिर्फ 2 एलिमेंट से। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन, यानी कि सिर्फ C और H एटम से ही बनते हैं ये। हाइड्रोकार्बन्स को अब सीख लेने के बाद अब बात को आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे कार्बन एलिमेंट को अच्छे से समझना बड़ा ज़रूरी है। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका अगर हम बनाएं तो क्या होगा? 2,4, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन्स, विच मीन्स कि इसके शेल में और कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 4 और आ सकते हैं, तो वैलेंसी इसकी हो गई 4। दिस बेसिकली मीन्स कि इसको अपने शेल को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ये हो गई पहली बात कार्बन के नेचर के बारे में। अब अगर इसी एक कार्बन एटम से हम यहाँ पे बनाना चाहें हाइड्रोकार्बन तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे आएंगे हाइड्रोजन एटम्स, और यहाँ पे टोटल कितने हाइड्रोजन एटम्स आ सकते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1, उसके आउटरमोस्ट शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसको क्योंकि अपना शेल कंप्लीट करने के लिए चाहिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आ जाएंगे 4 हाइड्रोजन एटम्स। चारों हाइड्रोजन एटम्स कार्बन के 1-1 इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करके अपना शेल कर लेंगे कंप्लीट। इस तरह से बन गया कंपाउंड CH4। ये हो गया हमारा पहला हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये सीखो कि कार्बन में एक बड़ी ही कमाल की एबिलिटी होती है जिसमें वो चेन बनाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम एक हाइड्रोजन को हटा दें इस कार्बन में से तो 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का यहाँ पे खाली रह जाएगा, और यहीं पे अगर हम ले आए एक और कार्बन एटम तो वो किस तरह से कंबाइन करेगा? सबसे पहले तो दोनों कार्बन एटम्स के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा यूजिंग दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद ये जो हमारा कार्बन एटम है जिस पे 3 इलेक्ट्रॉन्स खाली हैं, इस पे अगेन हाइड्रोजन एटम्स कितने आ सकते हैं? बिल्कुल पहले की तरह यहाँ पे आ जाएंगे 3 और हाइड्रोजन एटम्स, और ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा कुछ इस तरह से। नाम इसका क्या हो जाएगा? टोटल करके देख लो, C2 और H6। ये हो गया हमारा सेकेंड एग्जाम्पल हाइड्रोकार्बन का। बिल्कुल इसी तरह से हम बात को कंटिन्यू करते चले जा सकते हैं और यहाँ पे एक एक कार्बन यहाँ पे ऐड करते जा सकते हैं। ये एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट एबिलिटी है जो कार्बन के कंपाउंड्स में होती है कि वो चेन बनाने की काबिलियत रखता है। कैटेगरी इस तरह के कंपाउंड्स की समझ लो, जिन भी कार्बन के कंपाउंड्स में C का जो बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होगा वो होगा सिंगल बॉन्ड, उनको कहा जाता है एल्केन्स। इसके बाद दूसरे तरह के हाइड्रोकार्बन्स को देखें तो यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स जिसमें C यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल नहीं बल्कि होता है डबल बॉन्ड। और ये कब पॉसिबल होगा? अगर इसी C2H6 कंपाउंड को हम लें तो यहाँ पे दोनों जो कार्बन के एटम्स हैं उनके बीच में अगर हम चाहते हैं कि एक और बॉन्ड आ जाए, सिंगल बॉन्ड, तो उसके लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए होंगे, विच मीन्स कि हम यहाँ पे अगर 2 हाइड्रोजन एटम्स को हटा दें तो हमें मिल जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, और अब यहाँ पे बन जाएगा ये नया कंपाउंड जिसमें C के बीच में कितना बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। नाम इस कंपाउंड का क्या हो गया? C2H4। और इस तरह के कंपाउंड्स को जिसमें होता है C डबल बॉन्ड C, उन्हें कहा जाता है एल्कीन्स। इसी बात को हम फर्दर आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल की जगह आता है ट्रिपल बॉन्ड। और बिल्कुल पिछली बार की तरह इस बार भी अगर हम एक और सिंगल बॉन्ड लाना चाहते हैं C और C के बीच में, तो हम फिर से 2 हाइड्रोजन एटम्स को हटाएंगे और तब हमें नया कंपाउंड मिलेगा C2H2। और इस तरह के कंपाउंड्स को जिसमें एटलीस्ट एक पेयर ऐसा हो जिसमें कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, उन्हें कहा जाता है एल्काइंस। ये हमने सीख लिया कि हाइड्रोकार्बन्स 3 तरह के हो सकते हैं, एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस। इसी बात को अपने क्लासिफिकेशन में देखें कि ये कहाँ पे स्टैंड करती है, तो ये कुछ इस प्रकार से आती है। यहाँ पे एक तरफ तो आ गए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या फिर एल्केन्स, और दूसरी तरफ आ गए एल्कीन्स और एल्काइंस का एक साथ आने वाला ग्रुप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स।
एल्कीन्स और एल्काइंस को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी में इसलिए एक साथ पुट किया जाता है क्योंकि इन दोनों ही तरह के कंपाउंड्स में हाइड्रोजन का एडिशन हो सकता है, यानी कि ये अभी सैचुरेट नहीं हुए हैं हाइड्रोजन के एडिशन के रिस्पेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल एल्कीन की बात करें तो C2H4 अगर एक एल्कीन है तो उसमें 2 हाइड्रोजन अगर ऐड होंगे तो वो हो सकते हैं और वो एल्केन बन सकता है C2H6। बिल्कुल इसी तरह से एल्काइंस को देखें तो वो भी अनसैचुरेटेड ही है, उनमें भी क्योंकि हाइड्रोजन का एडिशन हो सकता है और इसमें तो 2 बार हो सकता है। C2H2 से पहले क्या बनेगा C2H4, यानी कि एल्काइन से बनेगी एल्कीन और फिर एल्कीन से क्या बनेगी एल्केन, C2H4 से बन जाएगा C2H6। ये हो जाती है बात अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, एल्कीन्स और एल्काइंस के बारे में। इस टॉपिक के लास्ट पार्ट की बात करें तो अब आती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आती 3 कैटेगरीज, और ये कैटेगरीज हैं चेन कंपाउंड्स, ब्रांच्ड कंपाउंड्स एंड रिंग कंपाउंड्स। बड़ी ही सिंपल कैटेगरीज हैं, नेम से ही पता चलता है। ये बेस्ड है ऑन द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड। जिस तरह से कार्बन एटम्स अरेंज हैं उस कंपाउंड में, उसके बेसिस पे नेमिंग हुई है। फॉर एग्जाम्पल चेन कंपाउंड्स वो हैं जिसमें चेन फॉर्म होती है, ब्रांच कंपाउंड वो हैं जिसमें ब्रांच बनती है, एट द सेम टाइम रिंग कंपाउंड्स कौन से हो गए जिसमें रिंग बनती है। एक एग्जाम्पल से समझें इसको तो C4H10 एक ऐसी चेन जिसके अंदर 4 कार्बन आइटम्स आते हैं, उसको लें तो वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी, 4 कार्बन आइटम्स बैक टू बैक एक के बाद एक, इसको कह दिया चेन कंपाउंड। इसके बाद इसी कंपाउंड का एग्जाम्पल लें ब्रांच कंपाउंड में, तो उसमें जो मेन चेन है वो है 3 कार्बन आइटम्स की, और यहीं पे सेकंड जो कार्बन है उस पर एक कार्बन अलग से लग जाएगा जो कि एक ब्रांच की तरह दिखाई दे रहा है, तो ये कंपाउंड हो गया ब्रांच कंपाउंड। फिर इसी 4 कार्बन आइटम से रिंग कंपाउंड बनाना हो तो चारों को एक रिंग के अंदर अगर हम क्लोज कर दें तो वहाँ पे बनेगा C4H8। इस बार 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे क्योंकि रिंग बन चुका है, और इस कंपाउंड को हम कह देंगे रिंग कंपाउंड। तो ये हो गए वो अलग अलग तरह के कंपाउंड्स जो एल्केन्स के अंदर आते हैं, चेन, ब्रांच और रिंग कंपाउंड्स। इसी के साथ हमारा टॉपिक भी हो जाता है कंप्लीट। हमने कंपाउंड से रिलेटेड अलग अलग जो भी शब्द आते हैं उनकी बात कर ली है। इस टॉपिक के नोट्स की शीट है ये, इसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन से कर सकते हैं। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की। अभी के लिए बाय बाय।